नमस्कार दोस्तों। यदि डर की सत्ता देखनी हो, डर की राजनीति देखनी और डर के बूते अपना साम्राज्य स्थापित करने की यदि स्थितियां देखिएगा तो ये कहां मिलती है? भारत के इतिहास में यदि देखेंगे तो कुछ तानाशाहपूर्ण सत्ताओं में मिलती है। औरंगजेब की सत्ता में तानाशाही मिलती है, डर मिलता है। डर हमें देखने को मिलता है अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, और डर हमें देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान। तो ये डर के बूते जो सत्ता स्थापित करते हैं, उन लोगों को यदि आप जोड़िएगा तो ये कौन थे? ये वो शासक थे जिन्हें डर का वो प्रतीक माना गया, औरंगजेब। जो डर का प्रतीक माना गया वो अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश कंपनी हुकूमत, अत्याचार की। और उसके बाद में एक डर की हुकूमत यदि आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देखने को। आरएसएस बीजेपी का तरीका क्या करते हैं? वो सबसे पहले वो समाज में डर फैलाते हैं। जो इस देश को भोजन देता है, देश का किसान दिन भर 24 घंटा काम करता है। यात्रा में हम 6 बजे शुरू करते हैं, हिंदुस्तान का किसान 4 बजे काम शुरू करता है, और कोई 4 बजे शुरू नहीं करता है। तो सबसे पहले ये लोग हिंदुस्तान के किसान के दिल में डर भरते हैं। कैसे भरते मैं बताता हूँ। सबसे पहले किसान को सही दाम नहीं देते। किसान 24 घंटा काम कर ले, कोई भी चीज उगा ले, कपास उगा ले, गेहूं, गन्ना, जो भी, मगर ये सरकार उसे सही दाम नहीं देगी। दूसरा तरीका, आपसे बीमा का पैसा भर लेती है। लेती है नहीं लेती है? लेती है ना? ठीक है, आप पैसा देते हो। पहले सरकारी कंपनी को देते थे, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्राइवेट कंपनी को देते हो। सही बोला गलत बोला? सही बोला। अब आप हिंदुस्तान के किसान हजारों करोड़ रुपए अपना खून पसीने का पैसा बीमा में देते हो। आंधी आती है, तूफान आता है, आपको अपना ही पैसा नहीं मिलता। तो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान के जेब में से निकाले जाते हैं और सीधा प्राइवेट कंपनी वालों के जेब में डाल दिए जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि तूफान आएगा, आंधी आएगी, आपका खेत बर्बाद होगा, फसल बर्बाद होगी, तो बीमा का पैसा मिलेगा। पता लगता है 1 रुपया नहीं मिलता। तीसरा तरीका, जब आपको फसल बेचने का समय आता है, हिंदुस्तान की सरकार एक्सपोर्ट बंद कर देती है, इंपोर्ट चालू कर देती है, तो आपका जो दाम होता है वो गिरता है। चौथा तरीका, हिंदुस्तान के अरबपतियों का ये 2 मिनट में कर्जा माफ कर देते हैं, मगर हिंदुस्तान के हजारों किसान आत्महत्या कर दे, आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। तो किसान के दिल में ऐसे डर भरते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी भाषण करेंगे, दूसरी तरफ आपकी जेब में से पैसा निकलेगा। पांचवा तरीका, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी हो जाए, पेट्रोल के दाम गिरे, डीजल के दाम गिरे, तेल के दाम गिरे, हिंदुस्तान में नहीं गिर सकते, कभी नहीं गिर सकते एनडीए की सरकार में। शायद यही वजह है कि आज दलितों, पीड़ितों, दूसरे और सबकी आदिवासियों के हित छीने जा रहे हैं, उनके हितों पर हमला किया जा रहा है और लूटा जा रहा है। और जब ये हो रहा हो, सवाल उठता है कि कहां, किस ढंग से, कैसे, क्या किया जाता है। मोदी सरकार के आने के बाद खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को कमज़ोर किया गया है, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो यूपीए सरकार ने पारित किया था, 2006 का कानून भी यूपीए सरकार का था, और ये भूमि अधिग्रहण कानून भी कमज़ोर किया गया है
खास तौर से आदिवासियों के लिए ये बहुत हानिकारक है। हमने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया है और मोदी सरकार की सारी नीतियां आदिवासियों से जमीन जबरदस्ती लेना, अडानी जैसे कंपनियों को देना और आदिवासियों का हक जो जमीन पर होता है उसको नहीं पहचानना, ये मोदी सरकार की नीति है। और इन सब चीजों को लेके आज हमलावर कौन है, कौन जवाब दे रहा है इस सत्ता को, इस तानाशाहपूर्ण सत्ता को, तब हम देखते हैं आज बिरसा मुंडा का, जो आदिवासी भगवान है, उनका आज जन्मदिन। ये कोई मामूली दिन नहीं है। बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े और 24 साल की आयु में अंग्रेजों ने उनकी हत्या की। जो भी उन्होंने करना था वो उन्होंने 24 साल में कर डाला। लोग लंबी जिंदगी जीते हैं, 60, 70, 80 साल जीते हैं, तब भी जो इन्होंने 24 साल में कर डाला वो नहीं कर पाते हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की सोच पर आक्रमण हो रहा है। स्टेज से आपने भाषण सुने, एक तरफ से नहीं हो रहा है, चारों तरफ से उनकी सोच पर, उनकी यादगाश पर आरएसएस और बीजेपी आक्रमण कर रहे हैं। उनको सादर नमन करते हुए वो 24 साल के बिरसा मुंडा इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन जाने के पहले वो सिखा गए थे। 24 साल की उम्र में ही उन्होंने इतना कुछ कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें मार डाला। वो अंग्रेजी हुकूमत के अन्यायपूर्ण शासन से लड़ते हुए आज भी आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, और जिस तरीके से नक्सलवाद और दूसरे वाद कह करके यह सत्ता उन्हें नष्ट कर रही है, निर्दोष लोगों को मार रही है, बहुत सारे मामलों में सामने भी, अदालतों में भी आ चुका है कि किस तरह आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के समय में कानून बना था उनके हित में, वो कानून खत्म कर दिया जा रहा है, शिथिल कर दिया जा रहा है, क्योंकि चंद पूंजीपतियों को इस देश का सब कुछ सौंपना है। और जब ये हो रहा हो तो सुनना पड़ता है। राहुल गांधी सही कहते हैं, डर की सत्ता है आदिवासियों को। आज राहुल गांधी का असली चेहरा सामने आ रहा है और वो चेहरा बता रहा है कि यही असली राहुल गांधी था। आपने झूठ करके किस तरीके से जनता की बात करने वाले को दबाने का काम किया था, तो आप भी देखिए। 120 भारत यात्री, इसमें से 1/3 महिलाएं हैं। इनमें से 9 लोग महाराष्ट्र के हैं। उन 9 में से 5 महिलाएं हैं। औसत आयु 38 साल की है। ये भारत यात्री हैं, कन्याकुमारी से चल रहे हैं। वास्तविक है कि आपकी निगाहें सिर्फ राहुल जी पर हैं, चैनलों की निगाहें, सोशल मीडिया की निगाहें, सब वास्तविक है, क्योंकि वो नेता हैं, हमारे अध्यक्ष रहे हैं, उनका एक विशेष भूमिका है कांग्रेस पार्टी संगठन में। पर मैं नहीं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा, एक तो राहुल गांधी कोई डेटॉल या फेविकॉल के ब्रांड नहीं है, उनको रीब्रांड करना पड़ता है। वो एक इंसान है, उनके विचार हैं, उनके सोच है। और ये बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले जिस तरीके से बीजेपी ने खास तौर से सोशल मीडिया में उनकी छवि बनाई थी, वो
सही राहुल गांधी को दर्शाता नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा में नया राहुल गांधी नहीं आया दिखा रहा है, असली राहुल गांधी दिखा रहा है। यही राहुल गांधी जी थे। तो सोशल मीडिया ने इसको छिपाया था, बीजेपी की ट्रोल फैक्ट्री ने छिपाया था। और भारत जोड़ो यात्रा का क्या एडवांटेज मिला है? राहुल गांधी जी सीधे संपर्क में है, बीच में कोई नहीं है, बिचौली कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, वो सीधा बात करते हैं। तो उसका एक नतीजा है कि असली राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं।